गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं रश्मि सिंह आप सभी का आधार आईसीएस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आप लोग के लिए ये संस्कृत का सेट अभी लेकर आई हूँ मैं, जिसमें कि 40 क्वेश्चंस दिया हुआ है। और जिन लोगों का संस्कृत लैंग्वेज एंड लिटरेचर है जेएसएससी सीजीएल के पेपर 2 में, उन लोगों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक सब है ये। तो पहला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित श्लोक के माध्यम से प्रश्न संख्या 1 से 3 तक का उत्तर दीजिए। आपको 3 क्वेश्चन जो है अकॉर्डिंगली जो श्लोक दिया हुआ उसके अकॉर्डिंग आंसर करना है। तो श्लोक क्या है आपका? धत्ते भरम कुसुम पत्र फलावलीनाम धर्म व्यथां वहति सीता भवाम रुजम च यो देहम परयति चान्य सुखस्य हेतु तस्मे वदान्य मुर्वे तरवे नमोस्तुते। ये आपका श्लोक है। आपको जो 3 क्वेश्चन है 1 2 3 क्वेश्चन जो है आपको अकॉर्डिंगली श्लोक आंसर करना है। और ऐसा क्वेश्चन आपके जो एग्जाम है 100 मार्क्स 100 क्वेश्चंस होंगे आपके एग्जाम में, आप लोग को पता है। और वो आउट ऑफ कितने टोटल मार्क्स कितना 300 मार्क्स का है। एक क्वेश्चन का नंबर कितना होता है 3 है। और अगर आप गलत करते हैं तो उसमें नेगेटिव मार्किंग है। तो इसमें आपके क्वेश्चन जो अनसीन पैसेज वाले रहेंगे, जो अपठित गद्यांश है, वो आपको पद्यांश से भी आ सकता है, श्लोक से भी दिया जा सकता है। और जो आपके सिलेबस में मेंशन चैप्टर है, मे भी वहां से भी पूछा जा सकता है। जैसे कि आपको मेघदूत है, शकुंतला है, ये सब से भी कुछ श्लोक देकर या पद्य देकर पूछा जा सकता है कि ये कहाँ से लिया गया है। तो जितने भी आपके सिलेबस में आपका जो भी चैप्टर है, चाहे वो किराता अर्जुनियम हो, वैसे भी आपने तो जैसे किराता अर्जुनियम है, कादम्बरी है, शिशुपाल वध है, ये सब के आप जो भी गद्यांश है उसमें कौन नायक है, नायिका है, कथा वस्तु क्या है, या फिर विदूषक कौन है, ये तो आपको पता रखना ही। और साथ साथ जो आपका उसमें गद्यांश या पद्यांश से भी क्वेश्चन दिया जा सकता है, मतलब श्लोक देकर पूछा जा सकता है कि कहाँ से ये श्लोक लिया गया है और ये किस चैप्टर से है, कौन से सर्ग से। तो इतना डिटेल में आपको पता होना चाहिए। तो अभी जो क्वेश्चन आप कर रहे हैं वो आपका श्लोक से दिया हुआ है। क्वेश्चन है आपका, अनस्य सुखस्य हेतु कः सर्वम अपरयति। अनस्य सुखस्य हेतु कः सर्वम अपरयति, मतलब दूसरों की सुख के लिए कौन सर्व अपना जो सब कुछ अर्पण करता है, कौन करता है? ऑप्शन ए तरव, बी सज्जन, सी नर, या डी मूर्ख। तो कौन करता है? इसका आपको आंसर देना है कि अनस्य सुखस्य हेतु क सर्वम अपरयति। तो ये आपको अकॉर्डिंगली श्लोक ने आंसर करना। तो आप श्लोक फिर से पढ़ेंगे। धत्ते भरम कुसुम पत्र फला वलीनाम धर्म व्यथाम वहति शीत भरवाम रुजः च सो यो देहम परयति चानस्य सुखस्य। ये लाइन आप देख रहे हैं ना, सो यो देवम परयति चानस्य सुखस्य हेतु तस्मै वदान्य मुर्वे तव नमस्तुते। तरवो नमस्तुते। तो आप यहाँ देखेंगे क्या है, तरवे नमस्तुते। तो इसमें क्या है, अनस्य सुखस्य हेतु का सर्वम अपरयति। तो इसमें ऑप्शन क्या है आपका, तरव, सज्जन, नर या मूर्ख। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अनस्य सुखस्य हेतु तरव सर्पम अर्पयति। जो तरव है वो सर्वम अपरयति होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अनस्य सुखस्य हेतु तरव सर्वम अपरयति। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। धर्म व्यथाम इति शब्दस्य अर्थ किम अस्ति। धर्म व्यथाम इति शब्दस्य अर्थ किम अस्ति। ए ऑप्शन ए धर्म पीड़ा, बी गर्मी की पीड़ा, सी गर्मी की काया, या धर्म की पीड़ा। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए, इसमें आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। धर्म व्यथाम इति शब्दस्य किम अस्ति। ए धर्म पीड़ा, बी गर्मी की पीड़ा, सी गर्मी की काया, या धर्म की पीड़ा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी गर्मी की पीड़ा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, गर्मी की पीड़ा। धर्म व्यथाम इति शब्द से गर्मी की पीड़ा जो वर्ड है आपका वो आ जाएगा। आप ऊपर में श्लोक देखिए, अकॉर्डिंगली श्लोक आपका वो दिख जाएगा। धत्ते भरम कुसुम पत्र फलावलीनाम धर्म व्यथाम वहति
धर्म व्यथाम वहति शीतम भरवाम रुजम च। ठीक है, आप ये लाइन बार बार पढ़िएगा तो आपको जो नीचे के क्वेश्चन से आप आंसर कर लीजिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, गर्मी की पीड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, तस्मै डैश दिया फिल इन द ब्लैंक से, तस्मै फिल इन द ब्लैंक्स गुरवे तरवे नमोस्तुते। आप ऊपर देखिए, फिर से श्लोक में आइए, ऊपर क्या लिखा हुआ है यहाँ पे आप देखिए, तस्मै वदान्य मुरवे तरवे नमोस्तुते। ठीक है, ऑप्शन आपका क्या है? वदान्य, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी अन्यान्य, ऑप्शन सी नरान्य या ऑप्शन डी श्रेयान। तो अकॉर्डिंगली श्लोक आप अगर पढ़ेंगे श्लोक को तो श्लोक से आपसे क्लियर हो जाएगा कि तस्मै वदान्य गुरवे तरवे नमोस्तुते। तो क्या हो जाएगा इसमें? वदान्य हो जाएगा, जो पहला ऑप्शन आपका है वो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए, 1 2 3 क्वेश्चन जो था आपका अकॉर्डिंग टू श्लोक था, आपको श्लोक पढ़ के ही आंसर करना था। ऐसा नहीं कि आप एग्जाम में हड़बड़ी में है और ऊपर के जो इंस्ट्रक्शन दिए हैं उसको पढ़े ही नहीं। और मे बी आपका इंस्ट्रक्शन सारा संस्कृत का पेपर है तो मे बी संस्कृत में ही होगा। ऐसा नहीं कि आपको हिंदी में जो निर्देश दिया रहता है वो आपको जो है हिंदी में दिया हो, वो भी संस्कृत में ही होता है। जो आप संस्कृत का क्वेश्चन करते हैं, आप अगर नेट या जेआरएफ का एग्जाम दिए होंगे और आपने लैंग्वेज लिटरेचर रखा होगा संस्कृत, तो उसमें क्या जो ऊपर इंस्ट्रक्शन दिया रहता है वो भी संस्कृत में होता है। ये नहीं कि आप विदाउट इंस्ट्रक्शन पढ़ के अपना सॉल्व कर लिए। पहले आप क्वेश्चन में क्या करेंगे? इंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे कि कैसे आंसर करना है। बिना इंस्ट्रक्शन पढ़े आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राम चित्रम, चित्रम के बाद फिल इन द ब्लैंक्स है, इस वाक्य का पूरक है। मतलब ये सेंटेंस को कंप्लीट करना है। ए पश्यति, बी पश्य, सी पश्ये या डी पश्यामि। तो ये इसमें आपको क्रिया लगाना है कि राम चित्रम डैश फिल इन द ब्लैंक्स, इस वाक्य को पूरा करें। तो इसमें क्या हो जाएगा? राम क्या है? एक वचन है, कर्ता कारक है, तो इसमें कौन सा धातु आएगा? ए पश्यति, बी पश्य, सी पश्ये या डी पश्यामि। तो इसमें क्या हो जाएगा? राम चित्रम पश्यति हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इस वाक्य में आप देखिए राम क्या है? कर्ता कारक, एक वचन है, तो क्रिया भी क्या लगेगा? एक वचन में ही लगेगा। ठीक है, इसमें इतना एक्सप्लेन करने का तो कुछ है नहीं। आपको आप धातु रूप पढ़ रहे होंगे तो धातु रूप में जो आपका प्रथम जो पुरुष है और वचन है उसके अकॉर्डिंग ही होता है सेंटेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गम धातु लोट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन का रूप क्या होगा? क्वेश्चन क्या आपका? गम धातु, तो गम धातु कैसे चलता है? गच्छति, गच्छता, गच्छन्ति, ऐसे लट लकार में चलता है। आपसे कौन से लकार में पूछा जा रहा है? लोट लकार। गम धातु लोट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन का रूप है। गम धातु लोट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन का रूप है। ठीक है, इसमें आपके ऑप्शन है, पहला है ए गच्छ, बी गच्छामि, सी गच्छताम या डी गच्छति। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? गच्छताम। ठीक है, गच्छताम गम धातु लोट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन का रूप है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका किससे? शब्द रूप से है। रमा शब्द रूप चतुर्थी एक वचन का रूप है। रमा शब्द रूप चतुर्थी एक वचन, मतलब आपने अगर लता पढ़ा है तो लता में आप चतुर्थी एक वचन, चतुर्थी विभक्ति एक वचन में क्या हो जाएगा? तो जो लता का होगा वही सेम रमा का होगा, क्योंकि दोनों क्या है? आकारांत शब्द है, स्त्रीलिंग है। तो इसमें ऑप्शन देखिए, पहला है रमाय, दूसरा है रामाय, सी है रामायम और डी क्या है? रमय। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन इसका? डी रमय। ये स्त्रीलिंग शब्द है, चतुर्थी विभक्ति एक वचन का रूप है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका है, बालिकायाम पद में प्रयुक्त विभक्ति है। तो मेन शब्द क्या हो गया? बालिका। तो आपसे पूछा जा रहा है कि आपको शब्द दे दिया गया है और पूछा गया है कि इसमें कौन सा विभक्ति है। पहले क्वेश्चन में क्या था कि आपको बोला गया था कि डायरेक्टली बोला गया था कि आपको इस विभक्ति में बताना है, या षष्ठी में बताइए, या सप्तमी का होगा, या तृतीया एक वचन क्या होगा, या बहुवचन होगा। तो शब्द रूप धातु रूप ऐसा चीज है कि आप उसको पढ़ लेते हैं, अगर आपको याद है तो आपका 5 से 10 नंबर कहीं नहीं जाने वाला, वो आपके लिए स्कोर फिक्स रहेगा।
तो उसको अगर आप पढ़ लेते हैं तो आप सारे विभक्ति वचन रूप अगर आपको याद है तो वो क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, तो बालिकायाम पद में प्रयुक्त विभक्ति है ऑप्शन ए सप्तमी, बी प्रथमा, डी चतुर्थी, सी चतुर्थी और डी द्वितीया। पहला क्या है, ए सप्तमी, बी प्रथमा, सी चतुर्थी और डी द्वितीया। तो इसमें क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सप्तमी। सप्तमी विभक्ति एक वचन जब आप बोलेंगे तो बालिकायाम होगा। ठीक है, बालिकायाम पद किससे रिलेटेड है, सप्तमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 29 का पर्याय क्या है। 29 को हिंदी में संस्कृत में कैसे बोलेंगे, 29। तो आप देखिए लास्ट में 30 आ रहा है, 29। तो ऑप्शन ए है एकोनविंशति, बी है एकोनत्रिंशत, ऑप्शन सी उनविंशति और डी है त्रिशत। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 29 का पर्याय क्या होगा, एकोनत्रिंशत। तो मैं आपको लास्ट क्लास में भी बोली थी कि आप जो नंबर वाला है जहां आप सात एता जैसे सर्व शब्दरूप या तत् शब्दरूप पढ़ेंगे तीनों लिंग में, तो उस बुक में आपको वहीं पे नंबर जो है नंबर का भी दिया रहेगा कि किस नंबर को किस संख्या को क्या बोलते हैं। तो वो भी आप एक एक बार पढ़ लीजिए, उससे भी क्वेश्चन आने के चांसेस है। अब अभी तक कोई मॉडल सेट तो है नहीं कि क्वेश्चन कैसा आएगा। अगर एक बार कमीशन मॉडल सेट दे देता है कि आपके 100 क्वेश्चन इस टॉप ऐसे आएंगे तो आप उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर कर सकते हैं। मे बी सितंबर में आए, अगस्त तो कंप्लीट हो गया, अगस्त तक तो कुछ ऐसा आया नहीं है। अगर मॉडल सेट या कहीं से भी कुछ दिया जाता है कि इस टाइप से, मतलब सिलेबस तो दे दिया गया लेकिन इस फॉर्मेट में क्वेश्चन आएगा, तो आप उसके अकॉर्डिंग भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन अभी हम लोग के पास कुछ नहीं है, सिर्फ सिलेबस है। सिलेबस में दे दिया गया है कि आपको ये पढ़ना है। अब एग्जामिनर जो है जो क्वेश्चन सेट करेंगे वो तो उनके मूड पे है कि वो किस टाइप का क्वेश्चन सेट करते हैं। तो आपको क्या करना है, हर तरीके से प्रिपेयर होके जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्वि शब्द, द्वि होगा ये, द्वि शब्द प्रथमा विभक्ति स्त्रीलिंग का रूप है। ऑप्शन ए द्व, ऑप्शन बी द्वाभ्यम, ऑप्शन सी द्वे, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ये भी है कि इनमें से कोई नहीं, ये तो नहीं है, तो आपको वो भी देखना है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा द्वे। द्वे जो है ऑप्शन सी जो है, द्वे द्वि शब्द का प्रथमा विभक्ति स्त्रीलिंग रूप है। तो आपसे क्या पूछा गया, प्रथमा स्त्रीलिंग, मतलब ये सब जो है आपको तीनों लिंग में याद करना है। मतलब कि द्वि शब्द रूप जो है आपको पुल्लिंग, नपुंसकलिंग, स्त्रीलिंग जितने भी आपको है, जैसे सर्व तत् का होता है या अश्मदि उष्मत का होता है, उसी तरीके से आपको इसका भी पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है धातु पाठ में गणों की संख्या है। धातु पाठ में गणों की संख्या क्या है। जो हम लोग धातु रूप पढ़ते हैं तो उसमें जो गण होते हैं उसकी संख्या क्या है। ऑप्शन ए 5, बी 8, सी 10 या डी 12। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सी 10। धातु पाठ में गणों की संख्या 10 है। कितने गण हैं, 10 है। क्या है, पूर्वादि गण, अदादि गण, जुहोत्यागी गण, द्वियादि गण, स्वादि गण, तुरादि गण, रुधादि गण, तनादि गण, क्रयादि गण और चुरादि गण। तो कितने गण हो गए, 10 गण है। तो हम लोग धातु रूप जो पढ़ते हैं जैसे, तो धातु रूप में कितने गण है इससे आपसे पूछा गया है। तो ऑल टोटल कितने हैं, 10 है। अगर आप याद कर लेते हैं तो बहुत अच्छा आपके लिए रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अब्राह्मण पद में समास है। अब्राह्मण पद में समास है। ऑप्शन ए नए समास, बी कर्मधारय समास, सी बहुव्रीहि समास या डी द्विगु समास। तो इसमें जितने भी समास दिए हुए आपको सबका डेफिनेशन पता है कि इसको क्या कहते हैं। कर्मधारय समास को क्या कहा जाता है, जिसमें एक विशेषण दूसरा विशेष्य होता है। बहुव्रीहि में क्या होता है कि दोनों पद अपना अर्थ न देकर एक विशेष अर्थ देते हैं।
द्विगु समास क्या होता है? जो संख्यावाचक होता है, जिसमें पहला पद संख्यावाचक हो तो वो द्विगु समास होता है। इसमें दिया नए समास। नए समास में कैसे आप पहचानते हैं? जब उसमें स्टार्टिंग में अन दिया रहे या अ लगता है, या निषेधात्मक, मतलब जो चीज नेगेटिव बताता है, जैसे निर्धन, धनों से हीन, मतलब धन नहीं है जिसके पास तो निर्धन। उसी तरीके का पद है अब्राह्मण, मतलब जो ब्राह्मण नहीं है। नए समास में इसी से पहचाना जाता है, जिसमें अन या न या नेगेटिव आए। तो इसमें कौन सा समास हो जाएगा? अब्राह्मण कौन सा समास है? नए समास है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हरि शब्द जो है, हरि शब्द का तृतीया विभक्ति एक वचन का रूप है। शब्द आपका क्या है? हरि, उसका तृतीया विभक्ति एक वचन का रूप क्या होगा? देखिए, आपको शब्द रूप में ऐसे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। आपको शब्द देकर उसका वचन या एक वचन, द्विवचन, बहुवचन पूछा जाएगा, या आपको बहुवचन एक वचन का शब्द देकर उसका विभक्ति भी पूछा जा सकता है, या उसका मूल शब्द भी पूछा जा सकता है। मान लीजिए आपको दे दिया गया मुनि का कोई शब्द, मुनि नाम या मुनिभ्य कुछ देकर आपसे पूछा जाएगा कि इसका मूल शब्द क्या है। तो उसी तरीके से शब्द दिया हुआ हरि, इकारांश शब्द है, इसका आपको तृतीया विभक्ति का एक वचन का रूप बताना है। ठीक है, पहला ऑप्शन है हरिण, सेकंड है हरिणा, तीसरा है हिरण, और लास्ट ऑप्शन है डी हरिणा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हरिणा हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है सहसति। सहसति का कर्म वाच्य का प्रयोग करना है। उन जो जिनका जेएसएससी का एग्जाम है उन लोग के लिए एक इन्फॉर्मेशन है कि, और जो आज पहली बार देख रहे होंगे, ऐसे बहुत लोग होंगे कि संस्कृत सर्च कर रहे होंगे तो आज पहली बार मेरा वीडियो देख रहे होंगे, तो उन लोग को मैं बता देती हूँ कि आप लोग के लिए जेएसएससी का जो पेपर 3 है उसके 15 सेट्स डले हुए हैं, जिसपे कि 150 का सेट पूरा क्वेश्चन दिया हुआ है। जैसे आपका जीएस का पोर्शन है, साइंस है, साइंस के साथ आपका कंप्यूटर सेक्शन है, मैथ्स रीजनिंग है, झारखंड स्पेशल जो है 40 क्वेश्चन, तो टोटल 150 का सेट उसमें दिया हुआ, और ऐसे 15 सेट्स दिए हुए हैं। आप चाहे तो उसको क्लिक करके उसमें जो प्रैक्टिस सेट दिए हैं उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसमें क्वेश्चंस देख सकते हैं कि आपका मॉडल सेट कैसा आएगा। तो 15 सेट आपके प्रैक्टिस के लिए दिए हुए हैं, आप उसको प्रैक्टिस कीजिए। और साथ साथ झारखंड करंट अफेयर भी डला हुआ है, उसके भी एटलीस्ट 15 to 16 सेट्स हैं। आप झारखंड करंट अफेयर जो झारखंड स्पेशल चीज है वो उसमें दिया हुआ है, आप वो भी देख सकते हैं। तो वो सब देखने के लिए आपको क्या पूरा कंप्लीट वीडियो देखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि एक दो क्वेश्चन देखकर छोड़ दिए। एक दो क्वेश्चन देखकर छोड़ देते हैं, मान लीजिए पहला क्वेश्चन टफ है, या पहला क्वेश्चन तो ज्यादातर कैपिटल से पूछा गया है, जो आपका प्रीवियस ईयर्स पेपर जैसा था उसके अकॉर्डिंग ही सेट किया हुआ है। तो पहला क्वेश्चन जीएस का ये बहुत इजी है, तो ऐसा नहीं कि आप फर्स्ट 2 क्वेश्चन देख के छोड़ दें। आपको वो प्रैक्टिस, अगर आपको प्रैक्टिस करना है, सेल्फ असेसमेंट करना है कि आपको 150 में कितना आ रहा है, कि 150 क्वेश्चन आप कैसे सॉल्व कर पा रहे हैं, तो आप वो सेट्स देखिए। 15 सेट से इंपॉर्टेंट सेट है, उसी तरीके से सेट किया गया है अकॉर्डिंगली जो पेपर आता है, जो लास्ट ईयर्स प्रीवियस ईयर्स पेपर था। तो आप वो सब देखिए, प्रैक्टिस कीजिए। उसमें अगर आपको कुछ पूछना हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और साथ साथ आपके पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, हिस्ट्री सबके सेट्स डले हुए हैं, आप वो सब देखकर प्रैक्टिस कर सकते हैं, या उससे आप जीएस, अपना जो भी जीएस पोर्शन में प्रॉब्लम है आप वो देख सकते हैं। इसके साथ आपका झारखंड करंट अफेयर का भी पोर्शन दिया हुआ, करंट अफेयर में आप प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस क्या करना, उसको आपको पढ़ना है। और करंट अफेयर ऐसा चीज होता है कि उसमें कोई फिक्स नहीं है कि आपसे 2022 ही पूछेगा, ऐसा कहीं मेंशन नहीं होता है करंट। और स्पेशली जब झारखंड का आप एग्जाम दे रहे हैं तो आप मान के चलिए कि आप टिल मतलब 2000 से, जब से झारखंड का फॉर्मेशन हुआ है 15 नवंबर 2000 से लेके जितना भी प्रोग्राम लॉन्च हुआ है या जो भी चेंजेस आया है बिहार से अलग होने के बाद, वो सब कुछ एक्सपेक्ट करता है एग्जामिनर। जो भी क्वेश्चन बनेगा वो अकॉर्डिंगली ही बनेगा, वैसा ही बनेगा कि 2000 से लेके 2022 तक अब तक कितना आया है, या मे बी 23 भी ऐड होगा उसमें, क्योंकि एग्जाम तो अक्टूबर में होगा। तो जितने भी क्वेश्चन है, जितना भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो सारा आपको पढ़ना है। जितना भी चेंजेस आया है या फिर जो भी पॉलिसी बनाया गया है नेशनल, या फिर जो ऐप आया है, ऑपरेशन आया है, और ड्यूरिंग कोविड झारखंड गवर्नमेंट ने क्या क्या चेंज किया, तो वो सारा कुछ आपको पढ़ना है। तो आप उस सेक्शन में जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। वो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट भी कर सकते हैं। जो आप कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं
जो जिनके पास ऑप्शन नहीं है तो आप उनको शेयर कर सकते हैं ये सब चीज़ उनके लिए। ठीक है, तो आप वो सब वीडियो कंटिन्यू देखिए। अच्छा लगता है तो लाइक कर सकते हैं, किसी को शेयर करना है तो शेयर भी कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है सहसति। सहसति का कर्मवाच्य प्रयोग है, क्या होगा कर्मवाच्य में? ते हसन्ति, बी तया हस्यते, सी तेन हस्यते या डी तेन हस्यते। तो आपको इसमें बताना है कि इसका करेक्ट क्या होगा। सहसति का कर्मवाच्य प्रयोग करना है आपको। तो कर्मवाच्य आप कल के वीडियो में देखेंगे, उसमें आपका पूरा वाच्य और प्रत्यय पे ज्यादा फोकस किया गया था। तो इसमें आपको बताना है कि इसमें सहसति का कर्मवाच्य प्रयोग क्या होगा। तो इसका कर्मवाच्य जब हम लोग करेंगे तो सह का क्या हो जाएगा, तृतीया विभक्ति में स तौ ते तम तौ तान करेंगे आप तो क्या होगा, तेन हो जाएगा। तृतीया विभक्ति का एक वचन में तेन हो जाएगा, और जो आपका हसती है वो क्या हो जाएगा, हस्यते हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, तया भूयते। तया भूयते का कर्तृवाच्य का प्रयोग क्या होगा। सेम जैसा आपको पहला क्वेश्चन दिया हुआ स, तो सह का क्या हो गया है, तेन हो गया है। तो यहाँ पे आप देखिए तया है, तो तया तो क्या है, स्त्रीलिंग के लिए आता है। तो आप देखेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, तया भूयते का कर्तृवाच्य प्रयोग होगा। ऑप्शन पहला है सा भवति, सा भूयते, सह भवति या डी तया भूयते। तो इसमें आपको करेक्ट बताना है, क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा स भवति। सह तौते तम तौ तान तेन ताभ्यम होगा। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, स भवति हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अस्मत् शब्द तृतीया विभक्ति एक वचन होगा। अस्मत् शब्द का तृतीया विभक्ति एक वचन रूप क्या होगा। ऑप्शन ए अस्मदेन, बी अस्मात्, सी मया या डी त्वया। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी मया। अब शब्द रूप धातु रूप में एक्सप्लेनेशन कुछ है नहीं, आप शब्द रूप पढ़ लीजिएगा तो एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्याकरण के द्वारा भाषा को फिल इन द ब्लैंक से किया जाता है। तो उसमें क्या किया जाता है, ए ऑप्शन ए व्यवस्थित, ऑप्शन बी समुचित, ऑप्शन डी पूर्णोचित, ऑप्शन सी पूर्णोचित, ऑप्शन डी विनियोजित। क्या क्या ऑप्शन है, ए व्यवस्थित, बी समुचित, सी पूर्णोचित या डी विनियोजित। तो व्याकरण के द्वारा भाषा को क्या करते हैं हम लोग, व्यवस्थित करते हैं, मतलब जो उसमें शुद्धिकरण होता है वो शुद्ध रूप किया जाता है, शुद्ध रूप करके उसको व्यवस्थित किया जाता है। व्याकरण पढ़ाई इसीलिए जाता है कि आप भाषा को पढ़ के उसका शुद्धिकरण कर सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्याकरण का दूसरा नाम क्या है। ऑप्शन ए शब्दानुशासन, ऑप्शन बी शब्द विन्यास, ऑप्शन सी विनियोजक, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसमें क्या हो जाएगा, व्याकरण का दूसरा नाम क्या है, शब्दानुशासन, शब्दों को अनुशासित करना, मतलब ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं करना। जैसे कि आप अलग लैंग्वेज पढ़ते हैं तो कुछ कुछ लैंग्वेज में खाती, जैसे स्त्रीलिंग वह खाती है, तो कुछ लैंग्वेज में वह खाता है भी बोला जाता है, बहुत सारे लैंग्वेज में ऐसे बोला जाता है। जैसे आप झारखंड में खोरठा, बंगाली ये सब पढ़ेंगे तो उसमें मतलब जो लिंग परिवर्तन है या जो हम लोग कौन सा जेंडर है वो क्लियर नहीं, वो लोग के लैंग्वेज में नहीं होता है। तो व्याकरण अगर हम लोग पढ़ेंगे तो ये सब जो मिस्टेक करते हैं, जैसे आप साउथ इंडियन लैंग्वेज आपको नहीं पता है तो वहाँ पे भी आप जिस चीज़ का हम लोग को ज्ञान नहीं है, तो हम लोग अगर ज्ञान नहीं है तो हम लोग क्या गलत ही बोलेंगे। अब जैसे फॉरेनर लोग हैं, उनको हिंदी नहीं आता है तो वो लोग भी कुछ का कुछ बोलेंगे। तो व्याकरण पढ़ना इसलिए जरूरी है कि आप जिस भाषा को पढ़ रहे हैं उसको शुद्ध रूप से बोल सके और सामने वाला भी आपको उसका मतलब समझ सके। आप कुछ और बोलेंगे, कोई और कुछ और समझेगा, तो इससे अच्छा है कि आप अपना ग्रामर सही रखिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको श्लोक दे दिया गया है
और आपको श्लोक के अकॉर्डिंग आंसर करना है। ठीक है, इसमें आप निर्देश दिया हुआ है, निम्नलिखित श्लोक के माध्यम से प्रश्न संख्या 18 से 20 तक के प्रश्नों का उत्तर दीजिए। कहां से कहां तक? 18 से 20 प्रश्न जो है उनको अकॉर्डिंग आप जो श्लोक है उसको पढ़ के आंसर करना है। श्लोक क्या है? छाया मनस्य कुर्वन्ति तिष्ठन्ति स्वयं स्वयं आतपे पल्यानापि परार्थाय वृक्षा सत्पुरुषा एव। फिर से एक बार सुन लीजिए आप, क्या है? छाया मनस्य कुर्वन्ति, छाया मनस्य कुर्वन्ति तिष्ठन्ति स्वयं आतपे पल्यानापि परार्थाय वृक्षा सत्पुरुषा एव। तो इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन है कि छाया मनस्य कुर्वन्ति, कि छाया मनस्य कुर्वन्ति। ऑप्शन ए वृक्षा, बी संजनानाम, सी नरा या डी जना। के छाया मनस्य कुर्वन्ति, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा ए वृक्षा। कौन छाया देता है? ये जो आपके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसका क्वेश्चन का मतलब क्या के छाया मनस्य कुर्वन्ति, कौन छाया देता है? जो आप पेड़ के नीचे खड़े, कहीं भी बहुत तेज धूप में है तो आप कहीं भी छाया ढूंढते हैं तो पेड़ के नीचे खड़े रहते हैं, तो इसमें सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? वृक्षा। वृक्षा छाया मनस्य कुर्वन्ति। वृक्ष क्या देते हैं? छाया देते हैं। जैसे आप श्लोक पढ़िएगा तो उसमें क्या? छाया मनस्य कुर्वन्ति तिष्ठन्ति स्वयं, वो अपने आप धूप में खड़े रहते हैं। जो भी पेड़ पौधे हैं उसको आप देखिएगा वो धूप में ही रहते हैं। ऐसा तो नहीं कि पेड़ को अगर गर्मी लगा, धूप लगा तो पेड़ उठकर कहीं चला गया, ऐसा तो नहीं। चाहे धूप हो बरसात हो, पेड़ अपनी जगह पे रहते हैं। तो जो पेड़ होते हैं, पेड़ पौधे जो होते हैं, मनुष्य को क्या होते हैं? छाया देते हैं, खुद धूप में खड़े रहते हैं। पल्यानापि, जो फल फूल भी जो होते हैं वो भी क्या होते हैं? वो दूसरों को खाने के लिए होता है ना। आपने कभी ऐसा तो नहीं देखा कि अमरूद का पेड़ है तो अमरूद खुद तोड़कर पेड़ खुद खा लिया। कोई सा भी पेड़ है वो फल जो है खुद के लिए नहीं होता है, क्या होता है? दूसरों के लिए होता है। पेड़ की छाया भी क्या होती है? दूसरों के लिए होती है। तो वृक्ष जो होते हैं वो क्या है? सत्पुरुष, मतलब महान आत्मा के जैसे होते हैं कि वो अपने लिए नहीं करते, परमार्थ दूसरों के लिए करते हैं। लेकिन ऐसा सिर्फ नेचर ही हो सकता है। ह्यूमन बीइंग तो ऐसा नहीं होता है कि सारा काम दूसरों के लिए करेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है। ह्यूमन बीइंग का नेचर क्या है कि जब तक अपना फायदा ना हो, कुछ बहुत कम लोग होते हैं जो ऐसा नहीं सोचते, लेकिन मैक्सिमम का थिंकिंग यही है कि हम उसके लिए क्यों करें, हमको तो कोई प्रॉफिट है नहीं, जब मुझे कोई बेनिफिट नहीं है तो मैं किसी और के लिए क्यों करूंगी, ये सोच होता है। लेकिन पेड़ पौधे जो आपका जो नेचर है वो ऐसा चीज अगर सोच ले तो हम लोग तो कुछ खा ही नहीं पाएंगे। अनाज से लेके फल से लेके सब्जी कुछ भी नहीं मिलेगा हम लोग को। तो पेड़ पौधे क्या होते हैं? छाया देते हैं, फल देते हैं, मतलब वो दूसरों के लिए करते हैं, अपने लिए नहीं करते हैं। तो ये श्लोक का मतलब आपका यही है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या था? के छाया मनस्य कुर्वन्ति, तो आंसर क्या हो जाएगा? वृक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, के सत्पुरुषा इव भवन्ति, कौन जो है सत्पुरुष के बराबर है? इव मतलब उनके जैसे हैं। कौन है? ए, ऑप्शन ए सज्जना, ऑप्शन बी जना, सी परोपकारिणा या डी वृक्षा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? के सत्पुरुषा इव भवन्ति। आप फिर से श्लोक पढ़िए, आपका श्लोक में दिया पल्यानापि परार्थ वृक्षा सत्पुरुषा इव। तो ये सेंटेंस बार बार पढ़ने से ही आप आंसर कर सकते हैं अगर आप श्लोक का मतलब नहीं भी समझे हो तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वृक्षा सत्पुरुषा इव भवन्ति। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका श्लोक से ही है। 18 to 20 क्वेश्चन कहां से था? श्लोक से था। अस्मिन् श्लोके कस्य वर्णनम अस्ति, इस श्लोक में किसका वर्णन है? अस्मिन् श्लोके कस्य वर्णनम अस्ति? ए नरस्य, बी वृक्षस्य, सी जनस्य या डी वनस्य। तो आप श्लोक को बार बार पढ़ेंगे तो किसके बारे में डिस्कशन किया जा रहा है? छाया मनस्य कुर्वन्ति तिष्ठन्ति स्वमातपे, मतलब दूसरों को छाया देता है, खुद धूप में खड़ा रहता है या दूसरों को फल देता है। तो किसके बारे में बात हो रहे हैं? वृक्षा। तो आंसर क्या हो जाएगा? पेड़ पौधे के बारे में बात हो रहा है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अस्मिन् श्लोके कस्य वर्णनम अस्ति। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, अस्मिन् श्लोके वृक्षस्य वर्णनम अस्ति। वृक्ष के बारे में इस श्लोक में बात किया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हरवे में संधि है। हरवे में संधि क्या है? कौन सा संधि है इसमें?
ए पर रूप संधि, बी दीर्घ संधि, सी पूर्व रूप संधि या डी यण संधि। अब इसमें क्या है, आपको संधि करना पड़ेगा। तो इसका संधि करेंगे तो क्या होगा, हरि ह रवे। तो इसका आप संधि करेंगे तो जिस संधि में पूर्व और उत्तर दोनों वर्ण मिलकर संधि होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्व रूप संधि। ठीक है, इसका आप संधि करेंगे। ये जो चार ऑप्शन इसमें आपको दिए हुए हैं, पर रूप संधि, दीर्घ संधि, पूर्व रूप संधि या यण संधि, उसमें दीर्घ संधि और यण संधि तो नहीं होगा, दो संधि बच रहा है। क्या है, पर रूप और पूर्व रूप। तो पर रूप और पूर्व रूप क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है, पर और पूर्व। तो इसमें आपका संधि क्या हो जाएगा, इसमें होगा आपका पूर्व रूप संधि। ठीक है, क्या हो जाएगा, पूर्व रूप संधि। इसको हम लोग एंग पदादंती भी कहते हैं। ये क्या है, पाणिनीय सूत्र के अनुसार यह अयादि संधि का अपवाद है। आप स्वर संधि पढ़े होंगे, स्वर संधि के जो 5 भेद होते हैं, 5 भेद में अयादि संधि आता है, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, वृद्धि अयादि संधि। तो इसमें जो अयादि संधि है, अयादि संधि का ये क्या होता है, अपवाद है। यदि पद के अंत में ए या ओ और उसके बाद अ आए, मतलब इसमें आपके कौन कौन सा दिया हुआ है, ए या ओ आए, तो अ का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। लोप होने के बाद जो चिन्ह बनता है वो चिन्ह लगा दिया जाता है, एस जैसा जो चिन्ह बनता है वो लगाया जाता है। तो इसमें कौन सा संधि होता है, पूर्व रूप संधि। ये किसका अपवाद शूद्र है, अयादि संधि का। जो स्वर के 5 भेद है उसका जो आपका क्या है, ये इस संधि का आपका ये हो जाता है, अपवाद संधि हो जाता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, पूर्व रूप संधि हो जाएगा। ठीक है, 21 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आपको संधि देकर पूछा गया है, सच्चित का संधि विच्छेद क्या है। शब्द आपका क्या है, सच्चित। इसका संधि विच्छेद क्या है, ए सत प्लस चित, बी सती प्लस च, या सी सच प्लस चित, या डी सच्ची, और लास्ट में त। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा आपका, इसको आप संधि करके देखिए। सत प्लस चित, क्या हो रहा है, सत प्लस चित। ये कौन सा संधि है, स्वर संधि, विसर्ग संधि या व्यंजन संधि में से, तीनों में से कौन सा संधि है, ये व्यंजन संधि है। ठीक है, किस संधि का एग्जाम्पल है, व्यंजन संधि का एग्जाम्पल है। आप व्यंजन संधि पढ़ेंगे तो उसमें आप ये एग्जाम्पल देख सकते हैं, सत प्लस चित। इस तरीके का आपको एग्जाम्पल व्यंजन संधि में मिल जाएगा। जैसे रामस शेते है तो रामस प्लस सेते, सत चरित्र, सत प्लस चरित्र। तो इसमें एक सूत्र लगता है, यदि श के बाद जो दंत स है उसके बाद तालव्य श या च वर्ग आता है, तो अब आप देखिएगा इसमें तालव्य श और च वर्ग है, सत प्लस चित में च वर्ग है। तालव्य दंत स के बाद तालव्य श आता है। ठीक है, दंत स के बाद अगर दंत स के बाद तालव्य श या च वर्ग रहता है तो जो दंत श का क्या हो जाता है, तालव्य श हो जाता है। जैसे कि आप पढ़ेंगे सच्चरित में, देखिए डबल च है तो ये इसमें बदल जाता है। ठीक है, तो आप अगर संधि का सूत्र भी एग्जाम्पल पढ़ते हैं, जैसे आप देखिए च का त वर्ग के बाद, त वर्ग के बाद कोई भी व्यंजन वर्ण आने पर क्या होता है, स के स्थान पर तालव्य श या च के स्थान पे च हो जाता है। तो त का च बदल गया, सच्चरित में क्या हो गया है, सच्चित में सत का ची क्या हो गया है, त के बदले में च आ गया है। ठीक है, तो ये कौन सा सूत्र है, स्तो चूना चू सूत्र है। ठीक है, तो ये व्यंजन संधि का सूत्र है। तो आप जो भी संधि पढ़ रहे हैं, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि, स्वर संधि, वो सबके सूत्र पढ़िए, सूत्र के साथ एक एक एग्जाम्पल याद रखिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सेवमानः पदे क प्रत्यय अस्ति। सेवमानः पदे क प्रत्यय अस्ति, ए सानच, बी सत्री, सी अक्त, या डी कत्वतु। तो आपको इसमें बताना है कि कौन सा प्रत्यय है। सेवमानः पदे
प्रत्यय बताना है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सानच। ठीक है, ए सानच, बाकी सत्री अक्त कत्वतु नहीं होगा। सानच प्रत्यय में श और च का लोप हो जाता है और आन बचता है। तो सेव माना, देखिए मान बचा हुआ है, स और जो न च है वो हट गया है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट शब्द दिया हुआ है आपको। यह क्वेश्चन जो है शब्द शुद्ध करना है, यह आपको शुद्ध करना है। ऑप्शन ए हरीम वंदे, ऑप्शन बी हरीम वंदे, पहले वाले में म नहीं दिया हुआ, ठीक है, दूसरे वाले मतलब उसमें सिर्फ अनुस्वार दिया हुआ है, दूसरे में हरीम वंदे। ऑप्शन सी हरीम वंदे, सब में वही है, स्पेलिंग सिर्फ इधर उधर है। डी है हरि वंदे, हरीम वंदे। तो आपको बताना है कि इसमें शुद्ध क्या है। तो शुद्ध क्या हो जाएगा, पहला वाला जो है वो शुद्ध रूप है इसका। तो आपको इस तरीके से स्पेलिंग कुछ वर्ड्स देकर पूछा जा सकता है कि पूरा वाक्य दे दिया जाएगा कि शुद्ध वाक्य निकालिए, उसमें आपको धातु रूप, शब्द रूप और लकार के अकॉर्डिंग आंसर करना है। कभी कभी वर्तनी दे दिया जाएगा। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन आपको, एक दो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रामश्च चलती, उदाहरण है किसका। यह भी आपका संधि से क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन ए यण संधि, बी गुण संधि, सी विसर्ग संधि और डी वृद्धि संधि। रामश्च चलती, ऑप्शन ए यण संधि, बी गुण संधि, सी विसर्ग संधि या डी वृद्धि संधि। तो इसमें कौन सा आंसर दिया हुआ है, कौन सा ऑप्शन होगा इसका। रामश्च चलती में विसर्ग संधि का उदाहरण है। क्यों है ये, क्योंकि इसमें जो राम चलती, यहाँ पे क्या है, विसर्ग लगेगा। आप कर्ता कारक एक वचन की बात कर रहे हैं तो राम में क्या होगा, राम चलती आएगा। तो विसर्ग के बदले क्या आ गया है आपका, तालव्य श आ गया है। ठीक है, तो इसमें श या तालव्य श हो जाता है। यदि पर वन रूप संधि आप पढ़े होंगे तो उसमें श का च हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, विसर्ग संधि, क्योंकि श के बदले, जो विसर्ग के बदले स आया है। तो ये आपको ध्यान देना है कि विसर्ग संधि हुआ है या कौन सा संधि हुआ। ठीक है, तो ये आप तभी पढ़ेंगे जब आप संधि के सारा रूप और वचन और सूत्र लिख कर पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका संधि से है। वागिस उदाहरण है, वागिस का संधि कीजिए। इसका किसका उदाहरण है, दीर्घ संधि, जशत्व संधि, वृद्धि संधि या पूर्व रूप संधि। तो वाक प्लस ईस करेंगे, क और ई, वाक और ई मिलके क्या बन गया, ग आ गया है, वागिश हो रहा है। तो वागिश में क्या हो जाएगा, जस्व संधि का उदाहरण होगा। जस्व संधि किसका है, व्यंजन संधि का एग्जाम्पल है। आपके बाकी एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है, दीर्घ संधि, जशत्व संधि, वृद्धि संधि या पूर्व रूप संधि। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जशत्व संधि। ये किसमें होता है, ये व्यंजन संधि का एग्जाम्पल है। अब व्यंजन संधि का रूप पढ़ेंगे तो इसमें आपको मिल जाएगा, सूत्र मिल जाएगा। तो आप वो सूत्र पढ़िए, सूत्र के साथ जो एग्जाम्पल दिया हुआ वो पढ़ लीजिए। वाक प्लस इस, क का क्या बदल गया है, ग में बदल गया है। ठीक है, संधि का उदाहरण है, जिस व्यंजन संधि में जश में क्या होता है, ज ब ग ड श, ज ब ग ड के स्थान पे जस्त संधि होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी संधि से ही है। वृद्धि संधि का शुद्ध उदाहरण क्या है, ममते, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी ममैते, ऑप्शन सी मम एत या ऑप्शन डी ममे अते। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें, करेक्ट ऑप्शन बी वाला हो जाएगा, ममैत हो जाएगा। ममैत वृद्धि संधि का शुद्ध उदाहरण है। वृद्धि संधि में अर्थ से परे एच हो जाता है तो वो क्या हो जाता है, वृद्धि हो जाता है। तो मम, मम एथ, जो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका समास से। द्विरत्रम में, द्विरत्रम पद में समास कौन सा है, ए तत्पुरुष समास, बी द्विगु समास, सी द्वंद्व समास या डी अव्यय भाव समास। अब इसमें जितने भी समास दिए हुए हैं उसका एग्जाम्पल आपको पता है किसको क्या बोलते हैं। ठीक है, तो आपको इसमें बताना है, इसका विग्रह कीजिए पहले। तो इसका विग्रह करेंगे तो द्विरात्रम में क्या आ रहा है, दो आ रहा है। दो क्या है, संख्यावाची शब्द है। बाकी जो आप तत्पुरुष, द्वंद्व, अव्यय भाव का अलग, द्वंद्व क्या होता है, दोनों पद प्रधान होगा। अव्यय भाव समास में अव्यय पद होगा।
तत्पुरुष में क्या होगा, कारक के 6 भेद जो है उनसे उनकी विभक्ति चिन्ह होगा तो वो तत्पुरुष समास होगा। तो द्विरात्रम, द्विपद क्या है, संख्यावाची है, तो संख्यावाची समास किसको बोलते हैं, द्विगु समास को बोलते हैं। द्विगु समास में पहला पद क्या होता है, संख्यावाची होता है और विग्रह करते समय प्रथम पद पर विभक्ति भी लगता है। ठीक है, द्विरात्रम, 2 रातों का समाहार, 2 रात। ठीक है, तो द्विगु समास हुआ है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें समास कारक सबसे क्वेश्चन है, समास कारक संधि सबसे क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्वाहा पद के योग में विभक्ति कौन सा है। स्वाहा पद के योग में पहला है आपका चतुर्थी, बी पंचमी, सी षष्ठी या डी सप्तमी। तो आप एक सूत्र आपको याद होगा, अगर आप कारक के जितने विभक्ति हैं उसमें मैंने बोला है चतुर्थी विभक्ति और तृतीया द्वितीया बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप इसमें एक सूत्र अगर आपको याद होगा, पहले की क्लास में भी मैं बता चुकी हूँ, नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वषट योगाच, मतलब नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम और वषट शब्दों को योग में हमेशा क्या होती है, चतुर्थी विभक्ति होती है। ठीक है, जैसे अग्नेय स्वाहा, पितृभ्य स्वधा, अलम मलम मल्लाय, तो जहां पे ऐसे शब्द होते हैं वहां पे क्या होता है, चतुर्थी विभक्ति होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। तो ये कारक से क्वेश्चन था, कारक से मैं बोल चुकी हूँ आपको कि आपको सूत्र पढ़ना है और जितने भी कारक की विभक्ति है, मतलब करण कारक, संप्रदान, अपदान, षष्ठी, सप्तमी, जितने भी हैं उनके सबके सूत्र विथ एग्जाम्पल आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, वो भी संधि से है, मनः प्लस रथ, मनः प्लस रथ का रूप क्या होगा, मतलब मनः और रथ का संधि क्या हो जाएगा, ए मनोरथ, बी मनसरथ, डी मनरथ या डी मनसरथ। तो इसमें करेक्ट क्या, आप देख के ही पता चल रहा है क्या हो जाएगा, मनस प्लस रथ का क्या हो जाएगा, मनोरथ। ये किस संधि का एग्जाम्पल है, विसर्ग दिया है तो क्या हो जाएगा, विसर्ग संधि का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सु आदि होते हैं, आपका शब्द दिया, सॉरी एक दिया है सु आदि होते हैं, क्या होते हैं, ए 21, बी 3, सी 18 या डी 9। तो आपसे पूछा गया सु आदि कितने होते हैं, तो ये कितने होते हैं, 21 होते हैं। अब आपने वो जो पढ़ा था, मैंने आपके धातुगण वो सब बताए थे, तो उससे ये क्वेश्चन आया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विद्वद प्लस भ्याम, इससे आपका शब्द क्या बनेगा, विद्वभ्याम, बी विदद्वाभ्याम, सी विद्वत्वाभ्याम, आधा त लगा है इसमें, और उसके बाद है विदत्वाभ्याम, मतलब ध भ य संयुक्त है, तो इसमें कौन सा शब्द बनेगा। तो आप इसका संधि करेंगे तो विद्वद प्लस अभ्याम में बनेगा विद्वद्भ्याम, मतलब जो आपका द ध है, विद्वद मतलब विद्वद, जो ये आपका जो विद्वद्भ्याम याम वाला जो बनेगा, तो ये आपका जो सेकंड वाला है वो बनेगा, मतलब विद्वद आधा भ, जो द भ य संयुक्त जो है, द भ संयुक्त जो है वो वाला बनेगा। ठीक है, तो आपसे ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, ये आपका कहाँ पे लगता है, तृतीया चतुर्थी और पंचमी विभक्ति का द्विवचन में होता है। तो आप जब शब्द रूप पढ़ रहे हैं तो उसमें आप ये शब्द देख के उसका करेक्ट स्पेलिंग बता देंगे कि कौन सा शब्द बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार्य पाणिनि के समय में संभवतः पद्धति प्रचलित थी। तो आचार्य पाणिनि के समय में कौन सी पद्धति प्रचलित थी, ए रामायण, बी अनुनायण, सी परायण या डी सम्मानित। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सी पद्धति जो थी, कौन सा सिस्टम उस समय चल रहा था। ऑप्शन ए है रामायण, बी अनुनायन, सी परायण या डी सम्मानित। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी परायण। आचार्य पाणिनि के समय में संभवतः पारायण पद्धति प्रचलित थी। इसमें किसी धर्म ग्रंथ का नियमित रूप से नित्य पाठ जो कि अद्योपांत किया जाता था। ठीक है, तो किसी भी धर्म ग्रंथ का नियमित रूप से पाठ किया जाता था, तो इसको क्या बोला जाता है, पारायण पद्धति।
ठीक है। ये आपका जो पहला वाला पोर्शन है ना, भाषा विज्ञान, संस्कृत साहित्य का विज्ञान, संस्कृत साहित्य का इतिहास, उससे ये क्वेश्चन है, तो आपको वो भी पूरा पढ़ना। भाषा विज्ञान मतलब संस्कृत का विकास, मतलब संस्कृत तो देववाणी है, वो ही सब भाषा की जननी है, तो उसमें जो भाषा विज्ञान जो आया है, पाली, प्राकृत, हिंदी, ये सब के बारे में आपको पढ़ना है। और संस्कृत साहित्य का इतिहास कैसे है, क्या है, उसमें कौन कौन से राइटर आए, कौन कौन से थिंकर, ये जो रुद्रट, भामा, अब जो हम लोग पढ़ते हैं, या पाणिनि, पतंजलि को पढ़ते हैं, तो उनके बारे में पूरा डिटेल आपको पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपके 3 श्लोक दे दिए गए हैं। अब आपको श्लोक से ही आंसर करना है, तो आप श्लोक को अच्छे से पढ़ेंगे, उसके बाद आंसर करेंगे। कहां से कहां तक श्लोक है? क्वेश्चन नंबर 34 से 36 तक। निम्नलिखित श्लोक के आधार पर प्रश्न संख्या 34 मतलब 34 से 36 तक के उत्तर दीजिए। आपका श्लोक है, शारदा शारदाम भोजन, शारदा शारदा शारदाम भोज वंदना वदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदा अस्माकम सन्निधि सन्निधम क्रियात। तो इसमें आपको श्लोक दे दिया गया है। अब श्लोक से आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि इसका अर्थ क्या होगा। ठीक है, श्लोक पठित्वा मतलब श्लोक को पढ़कर आपको आंसर देना है। शारदा शारदाम भोज वंदना वदना अम्बुजे सर्वदा सर्वदा अस्माकम सन्निधम सन्निधम क्रियात। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ लिया आप, श्लोक पढ़ लेना है आपको, श्लोक पढ़ के आपको आंसर देना है। पहला क्वेश्चन है, अस्माकम अस्माकम वंदनाब्जु अंबुजे क वसेत। ऑप्शन ए शारदा, बी अम्बो भोजन, सी सर्वदा, या डी वदना। वंदना होना चाहिए यहाँ पे, ऑप्शन मतलब प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? शारदा। अस्माकम वंदना मुझे का वसित, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? शारदा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 35, शरत्कालीन इत्यर्थे किम पदम श्लोके प्रयुक्तम। शरत्कालीन इत्यर्थे किम पदम, शरत्कालीन इत्यर्थे किम पदम श्लोके प्रयुक्तम। ऑप्शन ए शारदा, ऑप्शन बी शारद, ऑप्शन सी सर्वदा, और ऑप्शन डी शारदे। क्या क्या आपका ऑप्शन है? ए शारदा, बी शारद, सी सर्वदा, या डी शारदे। इसमें आपसे पूछा गया है शरत्कालीन इत्यर्थे पदम, शरत्काले इत्यर्थम किम पदम श्लोके प्रयुक्तम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, शारद। ठीक है, शरत्कालीन इत्यर्थे शारद पदम श्लोके प्रयुक्तम। तो किस पद का प्रयोग किया गया है? शारद पद का किया गया। इसमें पूछा गया शरत काल के लिए कौन सा पद आया है, तो ये शरत काल का भी बात हो रहा है इसमें, शारदा शारद भोज, तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। नेक्स्ट है आपका, ये भी आपको इस श्लोक के अकॉर्डिंग आंसर करना है। कमलम पदस्य पर्यायम श्लोके किम अस्ति। कमलम पदस्य पर्यायम श्लोके किम अस्ति मतलब कमलम पद का श्लोक में जो यूज किया गया है, श्लोके किम अस्ति, तो कमलम पद का पर्याय शब्द श्लोक में कौन सा आया है? ए शारद, बी अंबुजम, सी वदनम, या डी सानिध्यम। कमलम पदस्य पर्यायम श्लोके अंबुजम अस्ति। बाकी जो आप शब्द देखिए, शारद है तो शारद तो शरद ऋतु जो है उसके लिए आया है, वदनम बोलने के लिए आया है, जो यहाँ पे आपका बार बार आ रहा है वदनम जो है, तो ये जब हम लोग बोलते हैं वदना अम्बुजे, ये वद अम्बुजे, ठीक है, वदना अम्बुजे, तो वद के लिए है जो हम लोग बोलते हैं, बोलने के क्रम में आ रहा है। तो अम्बुजे, तो अम्बुज शब्द क्या है? कमल का है। बाकी शब्द जो शरद, एक है शारदा सरस्वती के बारे में बता रहे हैं, और एक जो है शरद ऋतु के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, और वंदना अम्बुजे, तो आपसे पूछा गया कि कमलम इति। क्वेश्चन क्या है आपका? कमलम पदस्य पर्यायम श्लोके किम अस्ति। कमलम पद का पर्याय यहाँ पे क्या आया है? तो क्या आया है? अंबुजम शब्द आया है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, अनुशासनम पदे उपसर्ग अस्ति। आपका पद दिया है अनुशासनम, उसमें आपसे पूछा है उपसर्ग कौन सा है। ऑप्शन ए अनु, बी आनु, सी अनु या डी नम। पहला है अनु विसर्ग के साथ, बी आनु, सी अनु या डी नम। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया है? करेक्ट आंसर हो गया है इसका, प्रिंटिंग मिस्टेक है इसमें, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुशासनम पदे अनु उपसर्ग अस्ति। बिना विसर्ग वाला जो है, विदाउट विसर्ग जो ऑप्शन सी है वो होगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पूर्व रूप संधि विधायक सूत्र। पूर्व रूप संधि का विधायक सूत्र क्या है? ए अभिपूर्व, बी एंग पर रूपम, सी शेषे अध्यस्य सखी, डी एंग पदांतदति। पूर्व रूप संधि का विधायक सूत्र क्या है? ये संधि आप पहले स्टार्टिंग में क्वेश्चन आया था उसमें भी किए थे, इसका आप एग्जाम्पल दिए थे। एग्जाम्पल से आपसे पूछा गया था कि ये कौन सा संधि है। अभिपूर्व, एंग पर रूपम, शेष। तो ये आप तभी आंसर कर पाएंगे जब आपको सभी सूत्र का, सभी जो जितने भी संधि है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, सभी संधि का आपको सूत्र पता होगा, तभी आप देख के इसको आंसर कर पाएंगे। ठीक है, तो इस सूत्र का आपको एग्जाम्पल बताना है। कौन सा आंसर होगा इसका? इसका आंसर हो जाएगा एंग पदांतादति। एंग पदांतादति, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पूर्व रूप संधि। ठीक है, स्टार्टिंग में एक क्वेश्चन आपका ऐसा आया था, जब आप एक क्वेश्चन दिया गया था, स्टार्टिंग के क्वेश्चन में आप जाइए तो आपको ये संधि मिल जाएगा, इस संधि का रूप। ये किसका अपवाद संधि है? जो हम लोग यण संधि पढ़ते हैं उसका ये क्या है? अपवाद संधि है। ठीक है, अर्थात किसी पद के अंत में रहने वाले एंग के बाद यदि अत हो तो पूर्व और पर वर्णों का पूर्व रूप एकादेश हो जाता है। ठीक है, पूर्व रूप क्या हो जाता है? एकादेश हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। इस संधि को आप डिटेल में पढ़ लीजिएगा और जिसका भी कोई अपवाद एग्जाम्पल दिया रहेगा वो हम लोग को क्या होता है? अच्छे से पढ़ के जाना है। उसी में से क्वेश्चन, कुछ एक क्वेश्चन अपवाद से आएगा ही आएगा, तो अपवाद वाले क्वेश्चन आप अच्छे से पढ़ के जाइए और जो इंपॉर्टेंट सूत्र है उसका भी एक बार रिवीजन, एग्जाम ड्यूरिंग एग्जाम एक बार रिवीजन करके जाइएगा। तो इसमें ये अयादि संधि का अपवाद था, पढ़े थे क्या था? अयादि संधि का अपवाद। यदि पद के अंत में ए या ओ हो और उसके बाद अ या उसके बाद अ हो तो उस अ का क्या हो जाता है? लोप हो जाता है और उसके स्थान पे जो चिन्ह लग जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पूर्व रूप संधि। ठीक है, तो उसका सूत्र हो जाता है एका पदांतदति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यत्र कमलानी फिल इन द ब्लैंक से भ्रमरा। ऑप्शन ए कुत्र, ऑप्शन बी तत्र, ऑप्शन सी अत्र या ऑप्शन डी अलम। तो इसमें आपको बताना है इसका सही ऑप्शन क्या होगा। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा अत्र कमलानी तत्र भ्रमरा, मतलब जहां पे कमल है वहां पे क्या आपको मिल जाएगा? भ्रमर मिल जाएगा। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। जहां कमल है वहीं भंवरे होते हैं, तो आंसर हो जाएगा तत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरि प्लस एतो। हरि एतो में कौन सी संधि है? ऑप्शन ए दीर्घ संधि, बी चच संधि, सी प्रकृति भाव संधि या ऑप्शन डी अनुस्वार संधि। तो इसमें कौन सा संधि हो जाएगा? प्रकृति भाव संधि। हरि प्लस एतो, हरि एतो में प्रकृति भाव संधि है। यह प्लुत स्वर होने पर प्रज्ञ संज्ञक पदों पर अच रहने पर उनका भाव प्रकृति भाव होता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो गया है? प्रकृति भाव संधि। तो आप जितने में संधि, समास, कारक, उपसर्ग, प्रत्यय जो भी दिया हुआ उसको डिटेल में पढ़िए, विथ सूत्र पढ़िए। सूत्र के साथ आप एग्जाम्पल याद रखेंगे तो आपको ये अच्छे से याद रहेगा। ठीक है, तो ये 40 क्वेश्चन का सेट था जो डेली आ रहा है। तो आप 40 क्वेश्चन का सेट जो है डेली प्रैक्टिस कीजिए। आपके 100 मार्क्स में से
100 क्वेश्चन में से 10 to 20 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आप डेली प्रैक्टिस करने पे आप वहाँ पे इजीली सॉल्व कर सकते हैं, और कुछ क्वेश्चन एज इट इज आपका रिपीट भी हो सकता है क्योंकि इसमें आपका पूरा सिलेबस कवर हो रहा है। ठीक है, तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिए, लाइक शेयर एंड कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप लाइक कीजिए। अगर आपको कोई कुछ पूछना हो, किसी पोर्शन में प्रॉब्लम हो रहा है तो आप वो कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। स्टे ट्यून्ड फॉर न्यू अपडेट्स।